देखिए, सल्तनत कालीन संस्कृति में अगला पार्ट है सल्तनत कालीन साहित्य। साहित्य किस प्रकार था वो समझो, ठीक है। देखो, सल्तनत काल में देश के बहुत से भागों में क्या हुआ, बहुत से भागों में फारसी राजभाषा रही। उस समय जैसे आज हमारी राजभाषा हिंदी है ना, हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, पहले राज दरबार फारसी बोला जाता था। अभी फारसी हम लोग बताएंगे, दिखाएंगे भी कैसे बोला जाता है। फारसी भाषा थी। बहुत सी भारतीय भाषाओं पर फारसी का प्रभाव पड़ा, क्योंकि देखो जैसे हम लोग बहुत सी भाषा बोलते हैं तो फारसी भाषा है, बाद में अरबी भाषा बोलते हैं, ठीक है। जाओ। तो इस प्रकार से जो है मैंने बताया फारसी प्रभाव पड़ा। तो फारसी के बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं में आ गए। आई बात समझ नहीं? जैसे जिस संस्कृति में लोग रहते हैं उसी संस्कृति में विकसित हो जाते हैं, उसी संस्कृति में ढल जाते हैं। आई बात समझ नहीं? कुछ बात समझे? फारसी भाषा वहां पर राजभाषा थी और भारतीय भाषाओं पर भी फारसी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है, ठीक है। देखो, दिल्ली अरबी तथा फारसी, ये दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली जो क्षेत्र है अरबी और फारसी साहित्य का केंद्र बन गया, ठीक है। देखो, दिल्ली जो क्षेत्र है मैंने बताया, दिल्ली क्षेत्र पर अरबी और फारसी भाषाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, वो केंद्र बन गया पूरा। देखिए, यहाँ पर जब महमूद गजनवी आया उसके साथ फारसी भाषाएं आई, ठीक है। महमूद गजनवी के समय में एक व्यक्ति था, उसका नाम था अल-बरूनी और फिरदौसी। वो प्रसिद्ध विद्वान थे उस समय के और कवि भी थे। भारत में फारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो था। आप लोग सुने हैं ना, एक गुनी ने यह गुण गिना, हरियाली पिंजरे में दिना, और नहीं, देखो जादूगर का कमाल डाला हरा निकाला, वही लिखा है, अमीर खुसरो ही लिखा है। बहुत विद्वान आदमी था, हिंदी में भी कई कविताएं लिखा है। देखो, और उसी समय क्या हुआ, इसी समय देखो, इस समय साहित्य के नाम पर यशोगान और धार्मिक पुस्तकों की रचना भी हुई, जिसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम था नरपति नाल। नरपति नाल बिसल देव, बिसल देव रासो ने उसकी रचना किया, सॉरी नरपत नाल ने रचना किया बिसल देव रासो की, ठीक है। तथा दलपत विजय कुमार रासो, ये रचनाएं हैं कुमार रासो, बिसल देव रासो। बिसल देव रासो नरपत नाल लिखे हैं और दलपत विजय कुमार रासो लिखे हैं। अब समझ में? अब देखो, अमीर खुसरो हिंदी, मैंने अभी पहले बता दिया, हिंदी में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं उन्होंने किया है, ठीक है। देखो, भक्ति आंदोलन में जिस प्रकार से कबीर हुए, रहीम हुए, दादू मियां हुए इत्यादि, सब हिंदी में हुए, वैसे ही इस्लाम में बहुत सारे कवि हुए, जिसमें मैंने बताया अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, पंजाब में बाबा फरीद, ये सब उस समय के संत थे। उस समय वो लोग गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ईश्वर को पाने की जो है लालसा रखते थे, इस गाना के माध्यम से कव्वाली गाते थे, ठीक है। अब देखो, उस समय की स्थापत्य कला क्या थी, अभी 1 मिनट बाद बताते हैं, ठीक है। देखो, स्थापत्य कला की बात अगर हम करेंगे, स्थापत्य का मतलब होता है, देखो एक व्यक्ति है, उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, उस समय थे। उन्होंने एक रचना किया था, उसका नाम पद्मावत था, अभी आपको दिखाएंगे पद्मावत। पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी की सबसे ज्यादा उसमें रचनाएं हैं। एक महिला, उसका नाम है पद्मावत, और अलाउद्दीन खिलजी जो है पद्मावत को चाहने का प्रयास कर रहा है, वही उसमें दिखाया गया, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। मोबाइल दिखा रहा है, उसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। किस प्रकार से किया उसको मैं बताता हूँ। देखिए, स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है वो समझिए।
स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इसकी स्थापना हुई है, इसको स्थापत्य कला कहा जाता है। देखिए 2-3 चीजें इसमें, ईरानी तुर्क ये कारीगर मिलकर के जब भारत आए तो अपने साथ इमारत बनाने की नई कला लाए। 3 बातें इसमें याद रखिएगा, ठीक है। सल्तनत कालीन इमारतों की 3 खासियत थी। पहला है मेहराब, दूसरा है गुंबद, तीसरा है मीनार। मेहराब कैसे बताओ, देखो जैसे एक कोई घर बना है, मान लीजिए, ठीक है, यहां पर इसकी ये द्वार खोल रहे हैं, ठीक है, ये द्वार ऐसे सीधा ऐसे न रहे, जैसे तो सब घर रखे थे ना, ऐसे न रहे, ये ऐसे रहता है, ऐसे मेहराब, इसको मेहराब कहते हैं। अरे कई कई घरों नहीं देखते वैसे रहता है। और यहाँ पर एक कंगूरे बने होते हैं, इस प्रकार से होता है, इसको मेहराब कहते हैं। आए बात समझ में नहीं? दूसरी खासियत ये थी कि इसमें गुंबद बना होता था। जैसे ये कोई, जैसे मान लो मंदिर बन रहा है, मंदिर नहीं मस्जिद बन रहा है, इसमें ऐसे इस प्रकार से बनती थी, इसको गुंबद कहते हैं, ठीक है। ये मेहराब हो गया, मेहराब, ये गुंबद छत के ऊपर बनता है ये, ठीक है, गुंबद। जैसे ताजमहल बना देखे हो, गुंबद का। और तीसरी बात इसमें क्या है, मीनार। मीनार ऐसे बनता है, ऐसे जाएगा ये, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार जाएगा, इसको मीनार कहते हैं। जैसे कुतुब मीनार है ना, खूब ऊंचाई पर है, इसको मीनार कहते हैं, इस प्रकार से होता है। कुतुब मीनार 5 तल का है, 5 1 2 3 5, ठीक है, ये मीनार है। 5 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 हो गए, नहीं 3 के बाद 5 हो गए इसमें, ये मीनार हो गया, ठीक है। ये 3 खासियत है उसमें स्थापित करा कि याद रखिएगा, ठीक है। मीनार जो है इस प्रकार से बना होगा, गुंबद ऐसे बना होगा और मेहराब ऐसे बना होगा। क्या समझे? इधर देख लीजिए, ठीक है। देखो उस समय शैली कैसी थी, प्रमुख शैली ईरानी और तुर्क, ये सब मिल गए भारतीय संस्कृति में, कुल मिल गए एक शैली, मिली जुली शैलियों का विकास हुआ। अब हम लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उसी सब बोलते हैं, अरबियों बोलते हैं, फारसियों बोलते हैं, हिंदियों बोलते हैं, आप लोग भले नहीं पता है, उसमें सब मिला हुआ है सर। जैसे कुक्कुर बोलते हो, क्या है कुक्कुर? संस्कृत है, कुक्कुरा कुक्कुरो कुक्कुरा, कुक्कुरम कुक्कुरो कुक्कुरान, कुक्कुरेन कुक्कुराभ्याम कुक्कुरभ्य, कुक्कुरान कुक्कुरो कुक्कुरानाम, हे कुक्कुरे ये धातु रूप है। तो अब देखो अगला क्या है, चित्रकला और संगीत कैसी थी उस समय। देखो चित्रकला क्या था, बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे, बड़ा अच्छा इस पर जो है चित्र उकेरा जाता था। देखो कि ऐसे फूल पत्ती छपा हुआ ऐसे रहता था, खूब अच्छा अच्छा, बड़े बड़े घर जाओगे तो ऐसे छपा रहता है, तो फूल पत्तियां ऐसे बनी होती थी, उसमें छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। कलाकारों को दरबार में आश्रय मिलता था, ये बड़े बड़े जो कोड बनाए थे, दरबार बनाए जाते थे, इसमें जो है उसको कलाकारी के लिए बुलाया जाता था। इस प्रकार से मेहराब ऐसे बना देंगे, बहुत अच्छा लगता था, फूल भी बने होते हैं इसमें, ठीक है, ये कलाकारी है सब। और दूसरी बात यह है, इसमें जो भारतीय संगीत पर फारस और अरब संगीत शैली का प्रभाव पड़ा, जैसे सितार, सारंगी और तबला खूब बजाते थे, ठीक है, उस समय सबसे ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई। और अस्त्र शस्त्र की अगर हम बात करें तो उस समय शस्त्र और अस्त्र जानते क्या होता है? शस्त्र किसे कहते हैं, अस्त्र किसे कहते हैं? देखो शस्त्र का मतलब ये है कि जो मैं हाथ में लेकर के चलाऊं, जैसे भाला है वो शस्त्र है, तीर धनुष है शस्त्र है, कट्टा बंदूक है शस्त्र है। अस्त्र क्या होता है? फेंक करके मारा जाता है, ठीक है, उसको अस्त्र कहते हैं। अस्त्र शस्त्र उस समय किस प्रकार था उस समय? एक्चुअली देखो अस्त्र शस्त्र, देखो मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम जो तलवारें बनाई जाती थी वो बनारस में बनाई जाती थी और सौराष्ट्र बनाई जाती थी, सौराष्ट्र गुजरात में है वहां बनाई जाती थी, खूब मजबूत मजबूत तलवारें बनाई जाती थी। तलवारें क्यों बनाई जाती थी? मार करने के लिए ना। और उसके बाद देखिए लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात, गोलकुंडा में भी इसके लिए मतलब ये यंत्र बनाए जाते थे,
ये तलवारें वगैरह जो भी बनाए जाते थे, अन्य जगह भी बनाए जाते थे। राजस्थान और एक क्षेत्र है उसका गुजरात। राजस्थान गुजरात में निर्मित देखिए छुरा बनाया जाता था, धनुष बनाया जाता था और ये तीर धनुष ये सब बनाया जाता था। उसकी डिमांड अन्य क्षेत्रों में भी थी। तीर धनुष दूर हो मार दिए, तब कट्टा बंदूक नहीं था ना, गोले बारूद आए। 1526 ईस्वी में गोले बारूद का इस्तेमाल खूब हुआ था, लेकिन इससे पहले ये सब तलवार, भाले, गड़ासे, ये सब का इस्तेमाल, छुरा ये सब का इस्तेमाल किया जाता था। कोड बनाया जाता था। कोड जानते, कोड बनाया जाता था जो लोहे का बना होता था। तलवार से मारेंगे नहीं लगेगा, ठीक है, बात मत करिए, ठीक है। और अब देखिए, अब इसमें क्या है, चिकित्सा और खगोल शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी क्लियर है। यही वही वाला बना लो, मेहराब, गुंबद और मीनार बनाओ फट से। देखो उस समय सल्तनतकालीन संस्कृति में जो चिकित्सा, खगोल शास्त्र, ये सब का जो वर्णन किया गया है, देखो कुछ लोगों का नाम है जो परीक्षा में आता है। एक्चुअली एक व्यक्ति है बर्नी की एक पुस्तक, उसका नाम है तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही में उन्होंने रचना किया है कि बहुत से चिकित्सक मतलब दवा देने वाले, शल्य चिकित्सक मतलब ऑपरेशन करने वाले, शल्य चिकित्सक को फारसी में जर्राह कहते हैं, जर्राह हुआ करते थे, ठीक है। देखिए खगोल शास्त्र का भी वर्णन किया गया है। एक 3 व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, बदरुद्दीन, सदरुद्दीन और अजुद्दीन, हाँ अजीमुद्दीन, बदरुद्दीन, सदरुद्दीन और अजीमुद्दीन, ये सब मध्यकालीन के प्रमुख चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। सब ऑपरेशन करते थे, पत्थरी काट निकाल देते थे, समझे कि नहीं, उस समय ऑपरेशन किया करते थे। एक व्यक्ति उनका नाम था मच्छेंद्र नाथ, ये प्रसिद्ध वैद्य थे, वैद्य, घास पात पीस के पिया, बुखार उखार सही, ठीक है, वही वैद्य कहते हैं ना। और एक व्यक्ति उनका नाम था जोंग, वो शल्य चिकित्सक थे, जर्राह, ऑपरेशन करते थे। जैसे यहाँ चिकित्सक एक दवा, यही कुछ दवा दे वाला है ना, यही को बदरुद्दीन, सदरुद्दीन, अजीमुद्दीन, और ये ऑपरेशन करते थे जो, ठीक है। जैसे पेट में कहीं दर्द हो रहा है, ऑपरेशन करके आपका शरीर उसको निकाल देते थे, ठीक है। कृषि की बात करें तो उस समय कृषि एक प्रमुख साधन हुआ करता था। कृषि आय का प्रमुख साधन था। बहुत ज्यादा लोग कृषि पर ही निर्भर थे। कृषि से सैनिकों को रखा जाता था, कृषि सारी व्यवस्थाएं चलती थी। व्यापार उद्योग की बात करें तो व्यापार जो होता था भारत से अफगानिस्तान, ईरान, चीन तक भी होता था। चीन में भी हमने निर्यात किया है, ठीक है, कागज वगैरह यहाँ से ये अफीम वगैरह सेंड करते थे। तो ये उद्योग देखो, मैंने आपको बताया था टका और जीतल, टका तथा जीतल कौन चलाया था? इल्तुतमिश, ठीक है। टका और जीतल, चांदी का टका होता था, तांबे का जीतल होता था, ये चलाया गया था उस समय व्यापार के लिए। तुम 1 टका हमको तो तुमको 1 सेर भांजी देंगे, सब्जी, ठीक है। टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, नहीं सुने हो क्या? अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। तो ये 1 टका में मान लो 16 किलो मिल गया सब्जी तुमको, मान लो, जैसे उस समय की बात कर रहा हूँ। तो यही व्यापार है, ये दे करके, ये टका हो गया, चांदी का है, चांदी का टका हो गया, और तांबे का जीतल, जीतल है। इसकी कीमत कम होती है, इसकी कीमत ज्यादा होती है। चांदी कीमत ज्यादा रहेगा ना, तांबे ज्यादा है चांदी कीमत। सोना कीमत ज्यादा है चांदी का, सोना का, क्योंकि सोना कम मिलता है। उसी प्रकार से तांबे से चांदी कम मिलता है, इसलिए चांदी की कीमत तांबे ज्यादा है, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा होती थी। तो व्यापार इस प्रकार से होता था। उस समय जो यातायात था, देखो यातायात मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते थे? देखो ज्यादातर पैदल जाते थे, लाल साहब वाली बस थी नहीं, ऊपर बैठ के जाते, उस समय बस नहीं थी, उस समय घोड़ा बैठ के जाते थे, एक्का पर, बैलगाड़ी बैठ के जाते थे,
ये प्रमुख साधन हुआ करता था। बैलगाड़ी और एक कार ये प्रमुख साधन होता था यातायात का। यातायात मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की व्यवस्था जो थी। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जानते हो लोग? बैल और गाड़ी दोनों जुड़ जाता है, बैलगाड़ी हो जाती है, ठीक है। और एक कार और खच्चर, इस पर बैठ जाते थे सब। खच्चर गधा और घोड़े के बीच की प्रजाति होती खच्चर। ये सब यातायात के प्रमुख साधन थे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ये चैप्टर समाप्त हुआ। जिसको कोई दुख तकलीफ होगा वो अभी पूछे हमसे, मैं आपके सारे दुख तकलीफ दूर करूंगा। बोलिए बोलिए बोलो।